वो पूरा इस डायग्राम के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब ये है 1970, ये वाला जो इमेज है, ये इमेज बात कर रहा है ऑफ 1977 व्हेन जनता दल गवर्नमेंट, जब जनता दल की सरकार ने क्या किया, जनता दल गवर्नमेंट ने 9 कांग्रेस रूल्ड स्टेट में इमरजेंसी लगा दी। याद है आपको, मैंने बताया था 9 कांग्रेस जो रूल्ड राज्य थे, कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स थे, वहां पे आर्टिकल, किस आर्टिकल का प्रयोग किया, 356 का। और ये वाली फोटो कह रही है, दिस फोटो इज टॉकिंग अबाउट 1980, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब लौट के आई तो इंदिरा गांधी ने एज अ रिवेंज आर्टिकल 356 का यूज करते हुए, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए 9 जनता दल स्टेट्स पे इमरजेंसी लगा दी। जो 9 जनता दल के स्टेट्स थे उस पे इमरजेंसी लगा दी। इससे सबसे पहले तो कुछ इशू पैदा हुआ। क्या आपके मन में क्या सवाल आ रहा है, व्हाट आर द इश्यूज विद आर्टिकल 356? अगर आप ये देखो, सो आपके मन में क्या एक सवाल पैदा हो रहा है कि नहीं यार, आर्टिकल 356 में कुछ तो गड़बड़ है। व्हाट आर द इश्यूज विद आर्टिकल 356? इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 356, बताइए, खुद से सोच के बताइए। देखो, टीचर का हमेशा काम होता है आपको एक रास्ता देना, रास्ते के बाद आपको थोड़ा दिमाग तो खुद का चलाना पड़ेगा बच्चों। लीड्स टू डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, और बेहतर क्या कह सकते हैं, और बेहतर क्या कह सकते हैं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इट इज फ्रॉड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? इट इज फ्रॉड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का मतलब है देयर विल बी अ सेंटर, हमारे देश में एक सेंटर होगा, एक केंद्र होगा, एंड देयर विल बी स्टेट्स। इसी का मतलब तो फेडरलिज्म है, यही तो फेडरलिज्म है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, देयर इज एन अनाउंसमेंट कमिंग, एक अनाउंसमेंट आ रहा है दैट देयर इज अ रिपीटर्स बैच बाय अन अकेडमी। दिस रिपीटर्स बैच वाज स्टार्टेड फ्रॉम 31st of October, but this repeaters batch guarantees you complete prelims preparation. पूरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की गारंटी करता है आपका ये रिपीटर्स बैच। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं, यू कैन गो विद माय कोड AAUPPSC, and as soon as you apply this code you will get 20% extra discount on whatever discount Unacademy was giving to you. This is a special discount to the interns, that's why I am telling you, आप इसके साथ जा सकते हो। बेस्ट टीचर फॉर रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स मधुकर सर, इकोनॉमी के लिए तो भाई इनसे बेटर कोई है ही नहीं, एंड ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन गुजर सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इफ यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी फ्रॉम मी, आपको ये वैल्यू एडिशन दे सकते हैं, काफी सारी चीजें। ओके ओके देन, कमिंग बैक टू दिस, फेडरलिज्म का मतलब होता है दैट देयर विल बी एक सेंटर होगा, एक मोदी सरकार या कांग्रेस गवर्नमेंट जो भी हमारे सेंटर में है, और स्टेट गवर्नमेंट होंगी रिस्पेक्टिव। स्टेट गवर्नमेंट के अपने फंक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने फंक्शन है, बट इट इज फ्रॉड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म एज इट कन्वर्ट्स द फेडरल गवर्नमेंट इनटू अ यूनिटरी गवर्नमेंट। ये क्या करती है, एक फेडरल गवर्नमेंट को यूनिटरी गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर देती है। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके ग्रेट। सेकंड इशू क्या था? व्हाट इज द सेकंड इशू? अब आप मुझे बताइए, रेगुलर इलेक्शंस अगेन एंड अगेन, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इलेक्शन गोइंग ऑन, क्या ये आपके पैसों को खर्च करना नहीं है? Isn't it extreme expenditure over elections? Isn't it over expenditure on elections? क्या इलेक्शंस पे ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है? ओवर एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्शंस, ठीक। there is another issue, and that another issue is with the article 356। एक और जो समस्या यहाँ पे पैदा हुई, that it is against the principle of democracy. It is against democracy. Why it is against democracy? मैं ऐसे किसी भी चीज को डेमोक्रेसी के खिलाफ कैसे बोल दूं? It is against democracy because it undermines the votes given to regional parties। जो क्षेत्रीय दल हैं उनको जो वोट्स दिए जाते हैं उनको वो अंडरमाइन कर देता है। यस और नो? समझ में आया ये? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक बात मुझे बताइए, अगर प्रेसिडेंट रूल लगता रहा तो सिंगल पार्टी डोमिनेट होगा या रीजनल पार्टीज भी डोमिनेट करेंगी? खुद से सोचिए। देयर विल बी अ सिंगल पार्टी डोमिनेंस,
पार्टी डोमिनेंस, यस और नो? एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहेगा, एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहेगा, बिल्कुल सही का। प्री रिक्वेस्ट दैट इज रेगुलर इंटरवल ऑफ इलेक्शन विल, हाँ बिल्कुल वो तो हो गई। एक ही पार्टी का डोमिनेंस भी रहेगा, एक ही पार्टी का डोमिनेंस भी यहाँ पे रहेगा। सो देयर आर सेवरल इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे आए और ये इश्यूज लगातार चलते ही रहे। जब ये इश्यूज लगातार चलते ही रहे, व्हेन दीज इश्यूज वर रेगुलरली गोइंग ऑन, तो भाई हुआ क्या? जब ये इश्यूज लगातार चलते रहे तो इस कंडीशन में हुआ क्या? प्रॉब्लम ये आई कि एक कमीशन बनाई गई, एक कमीशन बनाई गई। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू पैदा हुआ जिसको हम कहते हैं सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन पे इशू आ गया। ये तो आप समझ रहे होंगे, सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स पैदा होने लगे, विवाद पैदा होने लगे, क्योंकि आप एक चुनी चुनाई सरकार को आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके कभी भी हटाने की कोशिश में रहते हो। सो देयर आर डिस्प्यूट्स। तो भाई ऐसे तो देश नहीं चलेगा, ऐसे तो देश नहीं चलेगा। अनुराग कुछ नहीं समझाया, मैंने सिर्फ यही समझाया है कि आर्टिकल 356 एक ऐसा आर्टिकल है जिसके साथ बहुत सारे इश्यूज हैं कि वो फ्रॉड है फेडरलिज्म के अगेंस्ट, वो एक्सपेंडिचर करवाता है इलेक्शन का ज्यादा, सिंगल पार्टी का डोमिनेंस करवा देता है और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और इससे विवाद पैदा हो रहे थे केंद्र और राज्य के बीच में, देयर आर डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना एक कमीशन बनाई गई, सरकारों को सुधारने के लिए कमीशन बनाई गई। तो कमीशन का नाम था सरकारिया कमीशन, कमीशन का नाम था सरकारिया कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, हम पढ़ेंगे इसको, अब आज नहीं, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में पढ़ेंगे हम। सरकारिया कमीशन बनाई गई, कमीशन का नाम याद रखना है सरकारिया कमीशन, सरकारों को ठीक करने के लिए बनाई गई कमीशन सरकारिया कमीशन। क्योंकि ये सेंटर और स्टेट दोनों को बराबर नजर से देख रही थी, इसीलिए बराबर बराबर नंबर इसके पीछे आएगा 1988, डबल 8 आएगा, एक 8 सेंट्रल गवर्नमेंट एक 8 स्टेट गवर्नमेंट, बराबर बराबर तरीके से देखा गया। सरकारिया कमीशन ने बोला, सरकारिया कमीशन ने बोला दैट आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 मस्ट बी यूज्ड एज अ लास्ट रिसोर्ट। क्या बोल दिया आर्टिकल इसने? मस्ट बी यूज्ड एज द लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट का मतलब है, मतलब आखिरी में ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए भाई इसका। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज टू फुलफिल द विम्स एंड फैंसीज ऑफ रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज, कैन नॉट बी आर्बिट्रली। आर्बिट्रली का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रली? मनमाने तरीके से, मनमाने तरीके से। इट कैन नॉट बी यूज्ड आर्बिट्रली टू फुलफिल द विम्स। विम्स मतलब शातिर जो हरकतें होती हैं, विम्स, और फैंसीज मतलब शौकिया हरकतें, विम्स एंड फैंसीज ऑफ सेंटर। स्टेटमेंट समझ में आया क्या बोल रहे हैं? केंद्र पे बैठी सरकार की ऊट-पटांग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आर्टिकल 356 नहीं है साहब। वो किस लिए है? इट मस्ट बी यूज्ड एज अ लास्ट रिसोर्ट, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम कर ही ना पा रही हो। आर यू गेटिंग द स्टेटमेंट और नॉट? क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया? क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया? ठीक, तो हुआ ये, एक प्रॉब्लम ये आई कि सरकारिया कमीशन ने ऐसा बोला, लेकिन फिर भी कोई रुकावट ऐसी लगी नहीं खास, इमरजेंसी लगती रही। क्योंकि कमीशन की जो रिपोर्ट्स होती हैं, सब बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमीशन की रिपोर्ट्स एडवाइजरी होती हैं कि मैंडेटरी होती हैं? किसी भी कमीशन की रिपोर्ट एडवाइजरी होती है कि मैंडेटरी होती है? एडवाइजरी होती है। मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, देयर इज नो कंपल्शन कि आपको ये रिपोर्ट मानना ही पड़ेगा। सो मानने के ऊपर कोई ऐसा वो नहीं था। और अभी भी सरकारों को अच्छा करने के लिए आई सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को फॉलो नहीं किया गया। तो यार अभी भी क्या हो रहा था, जब भी आर्टिकल 356 लगता था तो ऐसा लगता था कि बम गिर रहा है। क्या गिर रहा है? बम, बॉम्ब आके गिर रहे थे। तो उन्होंने बोला जब ऐसे बॉम्ब वाले केसेस आ रहे हैं, ऐसा बॉम्ब जैसा फट रहा है यार राज्यों के ऊपर, तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी जाए। अब मैं आप बच्चों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप बच्चों ने पॉलिटी की क्लास में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आई होप आपने पढ़ा है। यस, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल नंबर 131, जो ये कहता है कि कोई भी विवाद जो सेंटर और स्टेट के बीच में होगा, सेंटर वर्सेस स्टेट के बीच में होगा, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच में होगा, इसको कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट। ये किसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है? ये किसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है? दिस इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो बस इनको तो बहाना चाहिए था, तो राज्य लोग चले गए कहां? सुप्रीम कोर्ट। राज्य चले गए सुप्रीम कोर्ट, और जैसे ये सारे राज्य सुप्रीम कोर्ट गए, देयर इज अ केस कॉल्ड एज SR बोमोई केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ द होल इमरजेंसी। SR बोमोई केस, SR
बोमोई केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हर मेंस के आंसर में आता है ये केस, अगर वो इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। SR बोमोई केस 1994, 1994, 1994। ठीक, यहां पे क्या बोला गया, यहां पे 3 बातें बोली गई। नंबर 1, अब ये शब्द आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे थम्स अप देके बताना, प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन। प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन, ये वर्ड पढ़ा है आपने, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है संविधान में। प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन इज नाउ अंडर जुडिशियल रिव्यू, इज नाउ अंडर जुडिशियल रिव्यू। अब राष्ट्रपति का जो ये सेटिस्फैक्शन है, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इसकी न्यायिक विवेचना हो सकती है। दैट मीन्स आपने जो इमरजेंसी लगाई है वो सही लगाई है या गलत लगाई है, अब इसकी जांच हो सकती है। पहला पॉइंट समझ में आया क्या? सुप्रीम कोर्ट इस चीज की जांच कर सकता है मेरे भाई कि क्या इमरजेंसी सही लगी है कि गलत लगी है, पहले नहीं होता था ये। बोमोई केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब हम जांच कर सकते हैं वेदर दिस इमरजेंसी इज राइट और रॉन्ग। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला you must have to give the argument why you have implemented or proclaimed emergency. Center must put forward an argument. आपको एक कारण तो देना ही पड़ेगा, आपको एक वजह तो देनी ही पड़ेगी, आप ऐसे राह चलते इमरजेंसी नहीं लगा सकते। सेकंड पॉइंट समझ में आया? सेकंड, ये 2 पॉइंट समझ में आए आपको? टेल मी, आपको वजह बतानी पड़ेगी इमरजेंसी क्यों लगा रहे हो, और दूसरा इमरजेंसी जब लगाओगे तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये 2 चीजें बोली गई। अब ये 2 चीजें तो यहाँ बोल दी गई भाई SR बोमोई केस में। क्या 2 चीजें? कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन जो होगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, और सेंटर को आर्गुमेंट देना पड़ेगा, एक वजह देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट बताने से पहले मैं आप लोगों के सामने 2 शब्द लिख रहा हूँ जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक शब्द का मतलब है सस्पेंड, जो आप लोग स्कूल में हो जाते हो कभी कभी, और एक शब्द का मतलब है डिसॉल्व। एक शब्द है डिसॉल्व, इसमें एक अंतर है दोनों में। डिसॉल्व और सस्पेंड में थोड़ा सा फेर है, ठीक है, इस पे हम आएंगे। बट बिफोर दिस देयर इज लक्ष्य बैच फॉर स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे 2025 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन गो विद दिस बैच, और इस बैच में आपको सिर्फ यूज करना है मेरा कोड AA UPPSC। आप इसमें AA UPPSC का इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट इंस्टेंट 20% का आपको मुनाफा मिलेगा भाई, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज एन हिंदी मीडियम बैच जिसमें आपको प्रॉपर एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम A to Z आपका हर सब्जेक्ट क्लियर किया जाएगा, अलोंग विद टेस्ट सीरीज, अलोंग विद मेंस आंसर राइटिंग। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, जाइए और इसको जल्दी से जाके आप ले सकते हैं कोर्स, अगर आपको लगता है कि मेरे को प्रिपरेशन एक्सेल करनी चाहिए तो। चलिए, सस्पेंड का मतलब क्या होता है? सस्पेंड का मतलब क्या होता है? ये पहली बात तो ये टेम्पररी होता है, पहली बात तो ये टेम्पररी होता है, ठीक। सस्पेंड का मतलब होता है जस्ट अ ब्रेक इन पावर्स। मैंने आपसे बोला आप स्कूल से सस्पेंड हो गए हो 1 हफ्ते के लिए, तो 1 हफ्ते नहीं आओगे ना स्कूल, 1 हफ्ते बाद वापस आओगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, यस और नो? 1 हफ्ते बाद वापस आओगे, 1 हफ्ते बाद वापस आओगे तो आप दोबारा असेंबली में खड़े होगे। पीछे का SR बोमोई केस बोल रहे हो क्या एनोनिमस? SR बोमोई केस बोल रहे हो क्या? SR बोमोई केस 1994 में हुआ केस है, जिसने बोला कि जो प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन आर्टिकल 356 में मेंशन्ड है वो अब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। और दूसरा इसमें बोला गया कि सेंटर मस्ट गिव आर्गुमेंट, सेंटर को आर्गुमेंट देना पड़ेगा कि आप इमरजेंसी क्यों लगा रहे हो साहब, हवा में लगा रहे हो क्या इमरजेंसी, आप बेमतलब की इमरजेंसी लगा रहे हो। थर्ड पॉइंट बताने से पहले मैं आपको 2 शब्द समझा रहा था, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सस्पेंड एंड अ वर्ड कॉल्ड डिसॉल्व। सस्पेंड का मतलब होता है टेम्पररी, कुछ समय के लिए रोक लगी है आप पे, और सस्पेंड का मतलब होता है ब्रेक इन पावर, मतलब आज 1 हफ्ते के लिए तुम्हारी पावर में छीन रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद तुम्हारी पावर में तुम्हें वापस कर दूंगा। डिसॉल्व का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म, टाटा गुड बाय, दैट मींस इट इज परमानेंट एंड, इट इज परमानेंट एंड। बहुत ध्यान से समझना, ये लक्ष्मीकांत में समझने में 2-2 3-3 बार रीडिंग में यह समझ में आता कि अरे बाप रे खेल ऐसा है। परमानेंट एंड। डिसॉल्व का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल रिजाइन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल रिजाइन, ठीक। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसको लिखने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सुन मेरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में बैठ के हुक्म चला रही है ना, उसको धमकी दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट डरता किसी से है नहीं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑटोनॉमस है, उसको कोई मतलब नहीं किसी से, मैंने बताया था आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देख भाई सेंटर, जब तक तुम्हारा पार्लियामेंट, जो 2 महीने का समय मिला है, याद है ना कितने महीने का समय मिला है अप्रूव करने के लिए? 2 महीने का। तुमने इमरजेंसी प्रोक्लेम करी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम राज्य की सरकार को तुरंत के तुरंत डिसॉल्व कर दो, नहीं, गलत सोच रहे हो तुम। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुमने यहाँ पे राष्ट्रपति से ऑर्डर दिलवाया, राष्ट्रपति ने ऑर्डर दिया प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी, और 1 तारीख को तुमने ऑर्डर दिया, 2 तारीख को तुमने राज्य की सरकार डिसॉल्व कर दी, नहीं, सोच के भी ऐसा मत कर लेना, नहीं तो केस चला देंगे तुम पे, जेल में डाल देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने धमकी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रोक्लेम करने पर केवल और केवल आप सरकार को सस्पेंड करोगे। क्या करोगे? सस्पेंड करोगे, और तब तक डिसॉल्व नहीं करोगे जब तक आप इसको पार्लियामेंट से हाँ नहीं करा लेते, जब तक आप पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं करा लेते, जो 2 महीने का समय आपको दिया गया है। दैट मीन्स अनलेस एंड अंटिल इट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन ओनली बी सस्पेंडेड एंड नॉट डिसॉल्व्ड। कितने लोगों को समझ में आया? जब तक संसद के द्वारा इस चीज को दोनों सदन से पारित नहीं कराया जाता, तब तक केवल और केवल विधानसभा जो है उसको थोड़े समय के लिए निलंबित किया जाएगा, ना कि भंग किया जाएगा, ना कि भंग किया जाएगा। समझे शशांक? सुबह एक स्टेटमेंट आपने दिया था, ये क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था। टेलीग्राम पे सुबह शशांक ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था। वो स्टेटमेंट भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वो स्टेटमेंट भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सस्पेंड कितनी बार कर सकते हैं? अरे अनीश, जब तक पास नहीं हो रहा है तब तक सस्पेंड ही रहेगा वो, मतलब 2 महीने तक सस्पेंड ही रहेगा। देखो मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। देखो सपोज 1 जनवरी को मोदी जी को लगा कि मुझे शिवराज सरकार को सस्पेंड कर देना चाहिए। मोदी जी को लगा कि मुझे आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करना चाहिए, तो मोदी जी ने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया। हमने बोला, राष्ट्रपति ने बोला प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी, प्रोक्लेम कर दी। अब अगर आपने तुरंत के तुरंत इसको आपने तुरंत के तुरंत बोला असेंबली डिसॉल्व हो गई, चलो असेंबली डिसॉल्व हो गई, 1 जनवरी को असेंबली डिसॉल्व हो गई। किस तारीख को? 1 जनवरी को। अब ये प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट पहुंचा और 15 फरवरी के आसपास, 2 महीने का समय मिलता है पास कराने में, 15 फरवरी के आसपास ये पास नहीं हुआ, ये फेल हो गया। पास नहीं हुआ, ये लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में फेल हो गया। अब क्या करोगे साहब? राज्यसभा में फेल हो गया। अरे यार ये फेल हो गया तो अब तो तुमने तो असेंबली पहले ही डिसॉल्व करके रखी है, अब असेंबली वापस थोड़ी आएगी। आपने तो सारे पद छीन लिए, आपने तो सारी पावर्स छीन ली, वापस कैसे लाओगे इसको? एंड देयरफॉर अब आप क्या करते हैं? डिसॉल्व नहीं करते, अब सिर्फ क्या करते हैं? सस्पेंड करते हैं। पार्लियामेंट डिसाइड वेदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल डिसॉल्व और सस्पेंड। नहीं 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 रीना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रोक्लेमेशन होने के बाद सस्पेंड हो जाएगी, घोषित होने के बाद सस्पेंड हो जाएगी। जब तक पार्लियामेंट इसको अप्रूव नहीं कर देता 2 महीने के अंदर अंदर, तब तक वो सस्पेंड ही रहेगी। पार्लियामेंट 2 महीने में अप्रूव कर देगा, उसके बाद हम इसको डिसॉल्व करेंगे। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो आपको समझ में आएगा, मैंने अभी आपको सिर्फ समझाया है, थर्ड स्टेटमेंट मैंने लिखा नहीं है, ठीक है? थर्ड स्टेटमेंट अभी लिखा नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखो आपको समझ में आएगा, दैट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली will only be suspended, only be suspended and not dissolved, and not dissolved, and not dissolved। ऐसा ही तो होता है एनोनिमस। नेशनल इमरजेंसी भी लगा दी जाती है, पार्लियामेंट 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करता है। स्टेट इमरजेंसी भी लगा दी जाती है, पार्लियामेंट 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करता है। तो उस 2 महीने के पीरियड में आपका जो विधानसभा है वो सस्पेंडेड रहेगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन सस्पेंडेड रहेगा। गेटिंग इट? द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल ओनली बी सस्पेंडेड एंड नॉट डिसॉल्व्ड आफ्टर प्रोक्लेमेशन, आफ्टर प्रोक्लेमेशन, आफ्टर प्रोक्लेमेशन, अंटिल, कब तक सस्पेंड रहेगा? अंटिल इट इज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, अंटिल इट इज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। मतलब भाई आपकी संसद जब तक अप्रूव नहीं कर दे रही है तब तक प्रोक्लेमेशन के केस में केवल और केवल सस्पेंशन होगा, ना कि डिसॉल्व हो जाएगी असेंबली। केवल और केवल, हेयर पार्लियामेंट मींस लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, हेयर पार्लियामेंट मींस लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ। मतलब डिसॉल्व केवल कब होगी? डिसॉल्व केवल कब होगी? जब बच्चों आप इस चीज को, जब आप यहाँ पे पार्लियामेंट से अप्रूव करा लोगे, जब आप पार्लियामेंट से अप्रूव करा लोगे, केवल और केवल तभी ये सस्पेंड डिसॉल्व होगी। ठीक है? अब सुबह शशांक ने टेलीग्राम पे एक स्टेटमेंट भेजा था, सुबह शशांक ने टेलीग्राम पे एक स्टेटमेंट भेजा था, हाँ सिर्फ 2 महीने के लिए सस्पेंड होती है। सुबह शशांक ने एक स्टेटमेंट भेजा था, अब आप बताओगे ट्रू है कि फॉल्स है। स्टेटमेंट ये था दैट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या जो विधानसभा है, शेल, अब आपको शेल का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, शेल डिसॉल्व आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल, आफ्टर प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी, आफ्टर प्रोक्लेमेशन ऑफ हो ही जाएगी आफ्टर प्रोक्लेमेशन ऑफ आर्टिकल 356। मतलब राष्ट्रपति ने घोषणा करी और वहां सरकार गिरी। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? टेल मी ट्रू और फॉल्स। सुबह ये स्टेटमेंट आया था, सुबह ये क्वेश्चन आया था आपके टेलीग्राम पे, और बहुत बच्चों ने गलत किया था, बहुत बच्चों ने गलत किया था इसको। ठीक समझे? अब इसी को मैं थोड़ा घुमा के पूछ ले रहा हूं, इसी को मैं घुमा के पूछ ले रहा हूं, थोड़ा सा घुमा के पूछ ले रहा हूं, ये भी एक्सट्रीम ही पूछूंगा मैं। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व
कैन बी डिसॉल्व, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ स्टेट इमरजेंसी, ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट अप्रूवल ऑफ स्टेट इमरजेंसी। ट्रू और फॉल्स बताना है, मैं आपको पोल दे रहा हूँ। पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ स्टेट इमरजेंसी मतलब जब तक स्टेट इमरजेंसी को संसद ने अप्रूव नहीं किया है तब तक आप इसको भंग नहीं करोगे। इट कैन ओनली बी डिसॉल्व्ड ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ स्टेट इमरजेंसी। इज इट ट्रू और फॉल्स? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। इसे कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, किस बच्चे को समझ में नहीं आया भाई, किस बच्चे ने गलत किया है वो प्लीज मुझसे हाँ बिल्कुल भाई हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो, डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसको समझ में नहीं आया, ये किसको समझ में नहीं आया है?